रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र का रहने वाला सुरेश पीएसी जवान है। 23 फरवरी 2025 को वो अपने साथी सिपाही संजय को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम इनायत खा के जंगल में आ जाओ और यहाँ पर हमारे ऊपर बदमाशों ने हमला कर दिया है। जब ये सब बातें उसका साथी संजय सुनता है तो वो तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है और वो पुलिस वालों के साथ उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर सुरेश ने बताया था कि उसके ऊपर हमला किया गया है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है, साथ में पुलिस की टीम को साथ में ले करके जाता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि कार के अंदर जो उसकी पत्नी मीनू है वो बेहोश पड़ी हुई है और वहीं पर जो सुरेश था वो कार से थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ था और वो दर्द से करार रहा था। जब पुलिस वाले इस पूरी घटना को देखते हैं तो उनको ये लूट का मामला लग रहा था, क्योंकि पुलिस वालों ने जब सुरेश और उसकी पत्नी मीनू को देखा तो इन दोनों की हालात को देख करके उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने मौका पा करके, यानी कि जंगल में सुनसान इलाका देख करके इनके ऊपर अटैक किया है और फिर इनके पास में जो भी वैल्यूएबल आइटम था, ज्वेलरी, पैसे, वो लूट करके वो यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ शक भी हो रहा था, क्योंकि जैसा वहाँ पर क्राइम सीन क्रिएट था उसके बाद उनको ऐसा ही लग रहा था कि ये लूट का मामला तो हो सकता है और साथ ही साथ ये प्री प्लान्ड मर्डर भी हो सकता है। पुलिस की टीम जब मीनू को चेक करती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मीनू की मौत हो चुकी है और इसके बाद वो लोग तुरंत उसको पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर के पहुंचते हैं और जहां पर जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो इलाज के दौरान ही मीनू की मौत हो जाती है। साथ ही साथ उसके घायल पति सुरेश का भी वहीं पर इलाज हो रहा था और इलाज के बाद में जो उसका पति था सुरक्षित था और उसकी जिंदगी बच गई थी। और अब पुलिस वालों को यही लग रहा था कि ये जो पूरा क्राइम है ये लूटपाट के इरादे से किया गया है और जहां पर मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई है वहीं उसका जो पति है वो घायल अवस्था में है, जहां पर उसका इलाज किया गया है और अब वो भी खतरे से बाहर है। पुलिस की टीम इस केस को लूटपाट की घटना मान करके इसे बंद करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसी बीच में जो मीनू के पिता थे जगदीश, वो पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और अपने ही दामाद सुरेश के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी जो बेटी थी मीनू, उसकी अपने पति सुरेश के साथ जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे और इस वजह से वो कहते हैं कि मेरी बेटी की हत्या हो सकता है कि मेरे दामाद सुरेश ने ही की है। तो जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो शुरू में तो उनको ये लग रहा था कि ये तो लूटपाट का केस है, लेकिन मीनू के पिता की गवाही के आधार पर वो लोग एक बार फिर से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर सीधा सीधा शक हो रहा था सुरेश के ऊपर, क्योंकि सुरेश के ऊपर ही उसके ससुर जगदीश ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या हो सकता है कि उसके दामाद सुरेश ने किया हो। तो क्या हुआ था मीनू के साथ? मीनू की मौत कैसे हुई थी? क्या मीनू की मौत के पीछे उसके पति सुरेश का हाथ था या उसने ही प्लानिंग करके मीनू की हत्या की थी और इस पूरी घटना को लूटपाट का केस दिखाने की कोशिश की थी, जहां पर पुलिस भी गच्चा खा गई थी। लेकिन यहाँ पर मीनू के पिता जगदीश ने इस पूरे केस को पलट दिया था और आगे चल करके पुलिस को कुछ ऐसी कहानी पता चलती है जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक पति ने पूरी प्लानिंग के साथ इस केस को एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की थी, जहां पर पुलिस वाले भी धोखा खा गए थे, लेकिन एक पिता ने केवल संदेह दिखाया था और जब पुलिस ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चलता है कि जो घटना उनको लूटपाट की लग रही थी वो एक्चुअली एक प्री प्लान्ड मर्डर था। तो क्या हुआ था मीनू के साथ जानेंगे सब आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। मीनू के पिता जगदीश के द्वारा आरोप लगाने के बाद में पुलिस एक बार फिर से मीनू की हत्या का जो केस था उसको दर्ज कर लेती है और फिर उस क्राइम सीन पर पहुंचती है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। वो लोग एक बार फिर से क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन वहां से पुलिस वालों को कुछ खास नहीं मिला था, क्योंकि वहां पर ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज था, वो जंगल वाला इलाका था और साथ ही साथ वहां पर कोई उनको चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला था जो इस बात को बता सके ये जब घटना हुई थी तो कैसे हुई। जैसे किसी ने कुछ देखा हो तो वो पुलिस वालों को कुछ बता सकता है, लेकिन जिस तरीके इस पूरी घटना को किया गया था और जंगल वाली जगह पर ये पूरी घटना हुई थी तो वहाँ पर पुलिस वालों को यही लग रहा था कि इस जंगल वाली जगह पर लोग आकर के लूटपाट क्यों करेंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ पर आम लोग ज़्यादातर आते जाते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा ही पुलिस वालों को केवल शक हो रहा था कि हो ना हो ये जो आरोप लगा रहे हैं मीनू के पिता जगदीश वो सही हो सकती है। और वो लोग फिर इसके बाद जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो मीनू के पति सुरेश के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और इसके बाद वो लोग सबसे पहले उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं। जब पुलिस की टीम सुरेश की कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो उन्हें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसके साथ सुरेश की अक्सर बातचीत होती रहती थी और ये जो बातचीत हो रही थी काफ़ी घंटों तक होती थी और रात में सबसे ज़्यादा होती थी। पुलिस की टीम इस मोबाइल नंबर को चेक करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि ये जो नंबर एक महिला का है जो कि इनके घर के पास में ही रहती है, यानी कि इनका जो जहाँ पर गाँव है वहीं पर पास में इस महिला का भी घर है। तो अब पुलिस वालों को ये लगने लगा था कि हो ना हो सुरेश का इस महिला के साथ कोई संबंध जरूर है और अब पुलिस टीम को यह भी लग रहा था कि कहीं सुरेश ने इस महिला के चक्कर में तो नहीं अपनी बीवी मीनू का कत्ल करा दिया है, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। और अब पुलिस वालों ने यह
तैयारी कर ली थी कि वो लोग संदेह के आधार पर सुरेश को गिरफ्तार करेंगे और थाने में ले जा करके उससे अच्छी तरीके से पूछताछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सुरेश था वो बहुत ही शातिर दिमाग का आदमी था। पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और लगभग 1 हफ्ते तक उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन सुरेश कुछ भी नहीं बताता है। और वह यही पुलिस वाले उससे कहता है कि वह 23 फरवरी को अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहा था और इसी बीच में जब वो इनायत खां के जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और इस अटैक में उसकी जो पत्नी थी उसकी मौत हो गई। तो पुलिस वालों को जो उसकी थ्योरी जो वो सुना रहा था उसके ऊपर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास कोई सबूत भी नहीं था, ना ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस बात की गवाही दे सके। तो अब पुलिस की टीम एक बार फिर से उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करती है और जब पुलिस की टीम उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो पहले उस महिला का नंबर मिला था जिससे सुरेश की बातचीत होती रहती थी और इसी बीच में 2 नंबर ऐसे भी पुलिस को मिलते हैं जिनसे भी सुरेश की अक्सर बातचीत होती थी और ये जो नंबर थे उन व्यक्तियों का नाम था सानू और एक दूसरे व्यक्ति का नाम था जतिन। और ये जो 2 व्यक्ति थे सानू और जतिन वो सुरेश के दोस्त थे। तो अब पुलिस वालों ने इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि सानू और जतिन को गिरफ्तार कर लिया था और अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर दी थी। और इसके बारे में उन्होंने सुरेश को नहीं बताया था, यानी कि सुरेश को उन्होंने जेल के अंदर ही रखा था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि उन्होंने सानू और जतिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम सानू और जतिन के सामने एक पासा फेंकती है और उनसे कहती है कि तुम लोगों ने जो भी क्राइम किया है उसको कबूल कर लिया सुरेश ने, और सुरेश ने बता दिया कि कैसे तुम लोगों ने मिल करके उसकी पत्नी को मारा है। तो ये सब बातें जब जतिन और सानू को पता चलती है तो वो लोग हकपका जाते हैं, उनको लगता है कि अरे भैया ये कैसे हो रहा है, ये कांड तो हमने उसके कहने पर किया था और अब सुरेश ही हम दोनों को फंसा रहा है। तो जब ये सब बातें पुलिस वाले जतिन और सानू से कहते हैं तो वो लोग पूरी कहानी को पुलिस वालों के सामने खोल करके रख देते हैं जिसके बारे में सुरेश नहीं बता रहा था और लगभग 8 दिनों से वो पुलिस की कस्टडी में था। लेकिन उससे पुलिस वाले कितनी भी पूछताछ कर रहे थे अपने तरीके से, लेकिन वो कुछ भी पुलिस को नहीं बता रहा था। लेकिन जो बात सुरेश ने नहीं बताई थी वो अब उसके दोस्तों जतिन और सानू ने बताती थी। जतिन और सानू ने पुलिस वालों को यह बताया कि उन लोगों ने मीनू की जो हत्या थी, जो मर्डर हुआ था मीनू का, उसको सुरेश के कहने पर ही किया था। जतिन और सानू ने पुलिस की टीम को यह बताया कि जो सुरेश की पत्नी मीनू का मर्डर हुआ है वही मर्डर उन लोगों ने सुरेश के कहने में किया है, यानी कि इस मर्डर में सुरेश भी शामिल है और हम तीनों ने मिल करके ही उसकी पत्नी मीनू का मर्डर किया है। तो जैसे ही सानू और जतिन इस बात को कबूल कर लेते हैं कि उन लोगों ने मीनू का मर्डर किया है, पुलिस की टीम तुरंत सुरेश के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम जो कहानी बता रहे थे अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और तुम्हारे जो साथी हैं जतिन और सानू, उन लोगों ने इस क्राइम को यानी कि इस पूरी घटना को कबूल कर लिया कि उन लोगों ने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है। और जब ये सब बातें सुरेश को पता चलती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पीएसी का जवान था, उसके अंदर क्षमता थी किसी बात को छिपा करके रखने की, लेकिन जो उसके दोस्त थे वो आम आदमी थे और वो लोग पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाए थे और उन लोगों ने उस पूरी घटना को जो 23 फरवरी को हुई थी उसके बारे में सब कुछ सच सच बोल दिया था। तो अब पुलिस की टीम सुरेश, जतिन और उसका जो दोस्त था सानू, इन तीनों लोगों को बैठाती है और फिर उससे कहती है कि अब सीधी सीधी पूरी कहानी बताना शुरू कर दो कि तुम लोगों ने मिल करके मीनू का मर्डर क्यों किया है। तो इसके बाद सुरेश पूरी कहानी बताना शुरू करता है और वह बताता है कि मेरी 2015 में शादी मीनू के साथ हुई थी, 2018 में मेरी नौकरी लग गई और मैं पीएसी का जवान बन गया और इसी बीच में मेरी 3 बेटियों का जन्म हुआ। उसकी बड़ी बेटी की उम्र थी 8 साल, छोटी बेटी जो बीच वाली बेटी थी उसकी 6 साल थी, सबसे छोटी बेटी की उम्र है 4 साल। और बेटियों के जन्म के बाद से ही जो मेरी पत्नी मीनू है उसकी जो तबीयत थी अक्सर ख़राब रहती थी। मैंने अच्छे अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज कराया, लेकिन उसकी जो तबीयत थी उसमें किसी भी तरीके का कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। और इसके बाद मैं मिला अपने दोस्त सानू से, ये कार में डेंटिंग का काम करता है और इसने एक तांत्रिक के बारे में मुझे बताया था। मैं अपनी पत्नी को उस तांत्रिक के पास भी लेकर गया, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन मेरी जो पत्नी मीनू है उसकी तबीयत सही नहीं हो रही थी। और इसी सब के बीच में मेरे पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला है, उसके साथ मेरा कांटेक्ट हो जाता है। पहले हम दोनों के बीच में नॉर्मल बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार में बदल जाती है और अब मेरे मन में यही होने लगा था कि मैं अपनी पत्नी मीनू को रास्ते से हटा करके अपनी महिला मित्र यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे शादी कर लूँगा। सुरेश ने आगे पुलिस को यह बताया कि उसने पहले भी अपनी पत्नी मीनू को मारने की कोशिश की थी और एक बार उसका गला भी दबाया था और इसके बारे में जब उसके परिवार वालों को पता चला तो मीनू अपने मायके चली गई थी। लेकिन कुछ सालों के बाद हमारे बीच में सुलह हो गई और मीनू एक बार फिर से
हमारे घर यानी कि अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन मैंने मन में यह ठान लिया था कि अब मुझे अपनी पत्नी मीनू को रास्ते से हटा देना है और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेनी है। सुरेश ने पुलिस को आगे यह बताया कि मैं अक्सर अपने दोस्त सानू की दुकान में जाता रहता था, जहाँ पर मैं अपने कार की जो भी सर्विसिंग होती थी उसको कराता रहता था। 18 फरवरी को मैं अपने दोस्त सानू की दुकान में गया हुआ था और मैंने सानू से डायरेक्टली यह कहा कि मुझे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना है। अब मैं अपनी पत्नी से ऊब चुका हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो सानू ने मुझसे यह कहा कि यदि तुम उसको गोली मारोगे या किसी भी तरीके से मारोगे तो तुम पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ कि जो तुम्हारे ये पूरा काम भी कर देगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी आरोप नहीं आएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी पत्नी की मौत कैसे हुई है। जब ये सब बातें सानू सुरेश को बताता है तो सुरेश उससे कहता है कि तुम उस व्यक्ति से मेरे को मिलाओ। तो यहाँ पर सानू बताता है कि उस व्यक्ति का नाम है जतिन और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता है और उसको दवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वो कुछ ऐसे दवाओं का बंदोबस्त कर देगा जिनका इंजेक्शन देने के बाद में तुम्हारी पत्नी की मौत भी हो जाएगी और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। जब ये सब बातें सुरेश को पता चलती है तो उसको ऐसा ही लग रहा था ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। और इसके बाद में सानू, जतिन और सुरेश मिल करके पूरी प्लान को बनाते हैं। और यहाँ पर जतिन उससे कहता है ठीक है तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 3 लाख रुपए लगेंगे और साथ ही साथ मुझे 60,000 रुपये एडवांस में चाहिए, क्योंकि जिन दवाओं को मुझे खरीदना है इस पूरे काम को करने के लिए वो बहुत ही महंगी आती हैं। और यहाँ पर सुरेश अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसको 60,000 रुपये एडवांस दे देता है। और इसके बाद जतिन गुप्त तरीके से इधर उधर से जुगाड़ करके 50,000 रुपये के इंजेक्शन खरीद लेता है। सुरेश ने अब अपने साथियों के साथ मिल करके अपनी पत्नी मीनू को रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। और फिर दिन आ जाता है 23 फरवरी का। 23 फरवरी को वह अपनी पत्नी मीनू से कहता है कि प्लाट देखने के लिए चलना है, तुम मेरे साथ चलो। उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, नया प्लाट ले रहे हो, अच्छी बात है, अपने घर के लिए, बेटियां हैं उनके लिए आगे चल करके काम आएगा। और यहाँ पर वो अपने पति सुरेश के साथ कार में बैठ करके निकल चलती है। सुरेश कार को लेकर के इनायत खां के जंगल में पहुंचता है और वहां पर अपनी कार को रोक देता है और इसके बाद अपनी पत्नी मीनू से कहता है कि यहाँ पर ही प्लाट मैं लेने वाला हूँ और 2 लोग यहीं पर आएंगे, उन्हीं के साथ बैठ करके हम कुछ दूर आगे चलेंगे जहाँ पर हमारा प्लाट है। और यहाँ पर वे अपने दोस्तों सानू और जतिन को फ़ोन कर देता है। सानू और जतिन सुरेश की बताई हुई जगह पर पहुँच जाते हैं, यानी कि इनायत खां के जंगल में पहुँच जाते हैं। और ये भी लोग मीनू से बातचीत करते हैं और फिर ये लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं। और इसी बीच में कार के अंदर बैठते ही सुरेश सानू को इशारा करता है और यहाँ पर जो सानू होता है वो मीनू के पैर पकड़ लेता है और वहीं जो सुरेश होता है उसके हाथ पकड़ लेता है। और जतिन बिना देरी किए हुए 7 इंजेक्शन एक के बाद एक करके मीनू को लगा देता है। जैसे वो ये दवा वाली इंजेक्शन उसके लगाता है वो बेसुध होकर के वहाँ पर गिर जाती है और इसके कुछ समय के बाद में उसकी मौत हो जाती है। और यही कारण था जब पुलिस वालों ने मीनू का पोस्टमार्टम कराया था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे यह पता चल सके कि उसकी जो मौत हुई है वो किसी इंजेक्शन की वजह से हुई है या उसको कुछ खिलाने पिलाने की वजह से हुई है। तो यहाँ पर जो सुरेश था अपनी वाइफ को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो चुका था और उसने बाद में इस पूरी घटना को लूट की घटना दिखा दिया था। और जो उसके साथी सानू और जतिन थे वो लोग वहाँ से भाग गए थे। और इस पूरी घटना का ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज था, यानी कि ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, ना ही कोई चश्मदीद गवाह था जो ये बता सके कि सुरेश ने इस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ पर जो उसके ससुर थे जगदीश, उनको इस बात का पूरा शक था कि जो उसका दामाद है सुरेश है वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी यानी कि उनकी बेटी मीनू की हत्या कर सकता है, क्योंकि उसने पहले भी 2-3 बार ट्राई किया था। और इस वजह से उन्होंने शक के आधार पर अपनी बेटी की मौत का आरोप अपने दामाद सुरेश के ऊपर लगाया था। और फिर जब पुलिस ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो गया कि कैसे एक पति सुरेश ने अपने बीमार पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस तरीके की प्लानिंग की थी। और उसका जो प्लान था परफेक्ट क्राइम होने वाला था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, यानी कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट, साथ ही साथ उसने पहले भी उसको मारने की कोशिश की थी, जिसके आधार पर उसी के ऊपर शक गया था कि उसी ने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी मीनू का मर्डर कराया है। पुलिस ने मीनू की हत्या के आरोपी उसके पति सुरेश साथ उसके जो दोस्त थे सानू और जतिन को गिरफ्तार कर लिया है और फिर इनको अदालत में पेश करने के बाद में जेल भेज दिया गया है। आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पति ने अपनी बीमार पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए इस तरीके की पूरी क्राइम की कहानी लिख डाली। लेकिन यहाँ पर उसकी एक छोटी सी गलती जो उसने पहले कर रखी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जहाँ पर लोग यह सोचते हैं कि वो लोग क्राइम करके खुश रहेंगे, यानी कि क्राइम के बीच में वो लोग अपनी खुशियों की तलाश करने लगते हैं, तो ये जो सोच है वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो सुरेश ने किया है
वो बहुत ही गलत काम किया है। उसने अपनी बीमार पत्नी का इलाज तो कराया, लेकिन उसको उसका साथ जब तक उसकी ज़िंदगी थी तब तक देना था। लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी को मारने के लिए इस तरीके की प्लानिंग बनाई। लेकिन बाद में वो पकड़ा गया और अब वो जेल में बैठ करके अपने द्वारा किए गए गुनाहों की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्राइम का सहारा मत दीजिए, क्योंकि क्राइम करने वाले कभी भी बचते नहीं हैं और क्राइम करने वाले आज नहीं तो कल ज़रूर पकड़े जाते हैं, चाहे वो लोग प्लान अपना किसी भी तरीके का क्यों न बना लें। वो लोग मन में यही सोचते रहते हैं कि मैंने जो प्लान बनाया है वो फुल प्रूफ है, मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊँगा। लेकिन वो लोग हमेशा पकड़े जाते हैं, चाहे जितने अपने आप को बुद्धिमान क्यों ना समझ लें, उन्होंने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम ना करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।